बीते दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के चलते हुए काफी टेंशन बढ़ी हुई है। अब एक तरफ में जहां पर इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने पाकिस्तान की कई जगहों को बर्बाद कर दिया, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान की एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको खुद पाकिस्तान ने ही बर्बाद कर दिया, और वो है पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री। आपने इंटरनेट पर अक्सर या तो वीडियो या फिर शॉर्ट्स या रील के फॉर्मेट में ऐसी वीडियो जरूर देखी होगी जहां पर पाकिस्तानी लोग इंडिया की गाड़ियों के ऊपर रिएक्शन देते हैं, और वो ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि रेगिस्तान में किसी को पानी मिल गया हो। और कहीं ना कहीं ऐसा रिएक्ट करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री। पाकिस्तान में आज के टाइम पर अगर बाइक्स की मैं बात करूं तो 70 सीसी की बाइक अवेलेबल है वहां पर 1.5 लाख PKR में। वहीं पर 125 सीसी के लिए पे करना पड़ता है 2.5 लाख, और 150 सीसी बाइक के लिए पे करना पड़ता है 4 लाख रुपए तक, जो कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा है। लेकिन चलो एक बार के लिए हम इस बात को मान लेते हैं कि वहाँ पर गाड़ी और बाइकों के प्राइस ज्यादा है, बट इसी के अपोजिट में अगर हम ऑप्शंस भी देखते हैं तो वहाँ पर गिने चुने 3 ही ब्रांड्स अवेलेबल हैं, होंडा, सुजुकी और टोयोटा। ये तीनों ही ब्रांड की ओलिगोपोली है पाकिस्तान के अंदर में, और वो अपनी मनचाही बाइक्स और गाड़ियों को वहाँ पर बेचते हैं और मनचाहे प्राइस पर। लेकिन इस ऑटो इंडस्ट्री के इस सिचुएशन में आने के पीछे रीजन क्या है? कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही साउथ एशियन कंट्रीज हैं और दोनों को सेम टाइम पर इंडिपेंडेंस मिली थी, बट उसके बावजूद भी इंडिया और पाकिस्तान की ऑटो मार्केट के अंदर में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन डेप्थ में। अब चलो किसी भी चीज को अच्छे तरीके से समझने के लिए ना उसके रूट्स को समझना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री के बारे में। जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हुआ, मतलब कि इंडिया से उसका सेपरेशन हुआ साल 1947 में। तो जब साल 1947 में पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ था इंडिया से और वो एक अलग देश बना था, तो उस टाइम पर पाकिस्तान को कोई भी मेजर इंडस्ट्रीज नहीं मिली थी, और उस टाइम पर पाकिस्तान मेनली फोकस कर रहा था एग्रीकल्चर के ऊपर। एंड सारी की सारी बाइक्स और गाड़ियां ब्रिटिश मॉडल्स थे जो कि पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट होते थे या फिर पाकिस्तान में असेंबल किए जाते थे। तो अब ये तो कहानी है जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद की। इसके बाद में पाकिस्तान ने इकोनॉमी को स्पीड अप करने के लिए 1953 में ऑटोमोटिव जर्नी को स्टार्ट किया, जहां पर नेशनल मोटर्स की स्टार्टिंग हुई कराची में, जो कि एक कोलैबोरेशन में किया गया था जनरल मोटर्स के साथ में। एंड यहाँ पर वॉक्सहॉल की कार्स और बेडफोर्ड के ट्रक्स को बनाना स्टार्ट किया था, और बाद में यहीं पर कार्स, बसेस और लाइट ट्रक्स को भी असेंबल करना स्टार्ट कर दिया था। वहीं पर इसी के साथ ही साथ में पाकिस्तान ने ISI की स्थापना भी की थी। वो नहीं जो आप समझ रहे हो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड व्हीकल्स के ऊपर टैक्स लगाया ताकि लोकल असेंबली को एनकरेज किया जा सके। यहाँ पर मैं फोकस करना चाहूंगा लोकल असेंबली, ना कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग। तो अब इन सबसे हट करके 1953 में फोर्ड ट्रक्स ने पार्टनरशिप की अली मोटर्स के साथ पर, जहां पर फोर्ड एंजलिया, फोर्ड पिकअप और फोर्ड कॉम्बी जैसे ट्रक्स को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया। साल 1956 में हारून इंडस्ट्री ने पार्टनरशिप की डोज मोटर्स के साथ में। अब इन सभी के सभी जो भी नए वेंचर्स थे, इनको थोड़ी सक्सेस मिली, लेकिन ये कहीं ना कहीं ज्यादा महंगे थे और ये रिलाई करते थे सारे इंपोर्ट पार्ट्स के ऊपर, और लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्पेयर पार्ट्स की नहीं थी। लेकिन इसके बाद में 1960s के टाइम पर बाइक्स की एंट्री हुई पाकिस्तान के अंदर, जहां पर सुजुकी ने एंट्री की और अपनी बाइक्स को असेंबल करना स्टार्ट किया। इसके बाद में टोयोटा ने भी एंट्री की, और फिर 1962 के अंदर में होंडा ने भी अपनी मोटरसाइकिल के साथ एंट्री की। अब इन तीनों ही कंपनी के जो एफर्ट्स थे बाइक्स बेचने के, वो कुछ ज्यादा काम नहीं आए, क्योंकि उस टाइम पर लोगों के पास में इतना पैसा ही नहीं था, डिमांड ही नहीं थी कि ये बाइक्स वहां पर बिके। इसके अलावा ये बाइक सारी इंपोर्टेड पार्ट से बनी हुई थी, जिसकी वजह से इनका प्राइस काफी ज्यादा महंगा था और ये अफोर्डेबिलिटी वाले सेगमेंट में नहीं आई थी। इसके अलावा एक साइड में गवर्नमेंट का पूरा फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर, और दूसरी साइड में इंडिया के ऊपर अटैक करने के ऊपर। पहला अटैक 1947 में किया था, फर्स्ट इंडो पाक वॉर, और दूसरा 1965 में, और इन दोनों ही वॉर्स में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। अब इसके बाद में 1970s में जुल्फिकार अली भुट्टो के अंडर नेशनलाइजेशन लाया गया, जहां पर गवर्नमेंट ने सारी की सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को टेक ओवर कर लिया, और ऐसा होने के बाद में मोस्टली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उन सभी ने पुल आउट कर लिया अपनी इन्वेस्टमेंट्स। तो अब जब गवर्नमेंट ने सारी की सारी ऑटो इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया था, उसके बाद में प्रोडक्शन काफी कम हो गई थी, क्वालिटी काफी खराब हो गई थी प्रोडक्ट्स की, और इनोवेशन तो बिल्कुल खत्म ही हो गई थी। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो 1 सेकंड लगा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज डू सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में 1980s के टाइम पर जियाउल हक के अंडर में प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया गया ताकि इकोनॉमी बूस्ट हो सके। लेकिन यहाँ पर मोस्टली 3-4 कंपनीज को फेवर किया गया था, जो कि कैपिटलिस्ट कंपनीज थी, जैसे कि पाक सुजुकी। 1982 में पाक सुजुकी ने अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट किया था, और फिर इसके बाद में 1990 तक कई सारी कंपनीज ने दूसरी ब्रांड के व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि सिंध इंजीनियरिंग ने माजदा ट्रक्स को, हाइनो पाक जो कि एक जॉइंट वेंचर था हाइनो मोटर्स के साथ में, और गांधार निसान जो कि निसान
पाकिस्तान के डीजल ट्रक्स को बनाकर बेचते थे। अब 1990s में नेशनलाइजेशन को खत्म करके प्राइवेटाइजेशन को फेवर किया गया ताकि इकोनॉमी बूस्ट की जाए, और इसके बाद में ऑटो इंडस्ट्री के अंदर एक सडन बूम देखने को मिला। और इसके बाद ही पाकिस्तान सुजुकी ने अपनी स्टेक्स को 25% से 40% तक बढ़ा दिया, और इसके आने वाले सालों में हमें इंडस मोटर कंपनी के साथ में प्रोडक्शन दिखी टोयोटा कोरोला की। एंड 1994 में पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन को भी बनाया गया, PAMA। और इसी सेम साल में होंडा एटलस ने इंट्रोड्यूस की पाकिस्तान के अंदर होंडा सिविक। एंड 1992 में पाकिस्तान के अंदर पहली BMW भी आई थी इंपोर्ट रूट से। तो अब 1994 तक तीनों बिग जापानीज ब्रांड सुजुकी, होंडा एंड टोयोटा ने पाकिस्तान के अंदर एंट्री कर ली थी, बाइक्स और गाड़ियां दोनों के साथ में, एंड वहां पर ओलिगोपोली बना ली थी। फिर आने वाले टाइम में सुजुकी ने अपनी काफी गाड़ियों को लॉन्च किया, लेकिन वहां पर अपनी गाड़ियों के नाम को रीनेम किया ताकि वो पाकिस्तान के साथ फैमिलियर हो सके, जैसे कि ऑल्टो को मेहरान, कल्टस को खैबर, पिकअप को रावी, वैन को बोलान और SJ4110 को पोटोहर। अब ये तीनों ही ब्रांड्स अपनी गाड़ियों को काफी हाई प्राइसेस पर सेल कर रहे थे बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, मतलब कि फॉरेन गुड्स को टैक्स करना। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई भी कंपटीशन भी नहीं था, तो उनके पास में प्राइस पॉइंट को कम करने के लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं था। इसके अलावा इन्होंने लो क्वालिटी गुड्स को भी सेल करना स्टार्ट कर दिया हाई प्राइसेस पर, और यही वो समय था जहां से पाकिस्तान की ऑटो मार्केट डाउन जाना स्टार्ट हो गई थी। सिर्फ ना कि वहां पर गाड़ियां अवेलेबल नहीं है, बल्कि हाई प्राइसेस पर लो क्वालिटी गाड़ियां और बाइक्स मिलनी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब चलो एक बार थोड़ा सा ना बाइक्स के बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो, होंडा की एंट्री हुई थी पाकिस्तान के अंदर 1960s के टाइम पर, और वहां पर C50, C90 और S90 जैसी बाइक्स जो है होंडा पाकिस्तान में बेचती थी। फिर इसके बाद में 1976 में होंडा ने आइकॉनिक CD70 लॉन्च की थी, और उसी साल में ही CG125 भी लॉन्च की थी। और इसी टाइम के आसपास में यामाहा ने लॉन्च की थी अपनी YBR 100 रॉयल। अब इन बाइक्स के आने के बाद में जो ब्रिटिश की बाइक्स थी जो पहले इंपोर्ट होकर असेंबल होती थी, उन सभी के प्लांट जो है शट डाउन होने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि ना तो वो बाइक्स रिलायबल थी और ना ही अफोर्डेबल। अब धीरे धीरे यामाहा की बाइक्स जो है वो नॉर्थ पंजाब के एरिया में ज्यादा पॉपुलर हुई, वहीं पर सुजुकी की बाइक्स जो है साउथ में सिंध एरिया में, क्योंकि यामाहा की बाइक जो है 2 स्ट्रोक इंजन थी और वो ज्यादा आउटपुट निकालती थी। और इसी टाइम के अराउंड में चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने भी पाकिस्तान में एंट्री की थी सिमिलरली वैसी ही बाइक्स बेचने की जैसे कि वहां पर पॉपुलर थी, जैसे कि CD70 और यामाहा की YBR 100। लेकिन क्योंकि उन बाइक्स की सिर्फ लुक सेम थी बट क्वालिटी उनकी बहुत बेकार थी, इस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाई और वो मार्केट से आउट हो गई। अब चलो एक मोस्ट क्रूशियल चीज के ऊपर बात करते हैं, जो कि था 1990s का बेनजीर नवाज क्लैशेस। अब 1990s इतना इंपॉर्टेंट टाइम है साउथ एशिया कंट्रीज के लिए, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि इसी टाइम पर इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। एंड इसके बाद में इंडिया के अंदर काफी इन्वेस्टर्स आए, बट पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कुछ गिने चुने ही गए। उसके पीछे के रीजंस जो है वो यही है, तो यहाँ से जरा ध्यान से सुनना। साल 1988 से लेकर के साल 1999 तक काफी क्लैशेज हुए थे पाकिस्तान के अंदर दो बड़े लीडर्स के बीच में, जहां पर कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसीज को लंबे समय तक नहीं चलने दिया गया। जैसे ही जो लीडर आता था वो पॉलिसीज को हटा देता था, कैबिनेट के अंदर में रिशफल करता था, और साथ में ब्यूरोक्रेटिक डिलेज भी होते थे, जिसकी वजह से किसी भी इन्वेस्टर ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं किया पाकिस्तान में, खासकर की ऑटो सेक्टर में, जो कि एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। 1988 से लेकर के 1990 और फिर 1993 से लेकर के 1996 तक बनर्जी भुट्टो वहां पर लीडर थे, और इनके अंडर में प्रमोट किया गया प्राइवेटाइजेशन सेक्टर को, बट वहां पर मिसमैनेजमेंट और काफी करप्शन था, जिसकी वजह से ये सेक्टर ज्यादा नहीं बढ़ पाया। वहीं पर नवाज शरीफ 1990 से लेकर के 1993 और 97 से लेकर के 99 नवाज शरीफ ने इंडस्ट्रियलाइजेशन रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन को काफी प्रमोट किया, बट क्योंकि टेन्योर उनका छोटा था ड्यू टू पॉलिटिकल क्लैशेस और कन्फ्रंटेशंस विद मिलिट्री एंड जुडिशरी, तो ये ऑल सभी ड्रामा ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम पर पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दिया, और कोई भी ऑटो पॉलिसी पाकिस्तान में स्टेबल नहीं रह पाई, जिसकी वजह से कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने का प्लान नहीं किया। अगर मैं आपको टू बी प्रिसाइजली बताऊं तो 1994 से लेकर के 2000 के बीच में 30 से ज्यादा बार पॉलिसीज को चेंज किया गया, लेकिन फिर साल 2000 में गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की यूनिफॉर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क। लेकिन एक चीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो था लोकलाइजेशन, क्योंकि ऑटो सेक्टर के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 1995 के डेटा की मैं बात करूं तो उस टाइम पर मोटरसाइकिल्स में अराउंड 70% था, ट्रैक्टर्स में अराउंड 84% और कार्स में सिर्फ 40%, जो कि काफी लो नंबर है। आज के टाइम पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो काफी सारी ब्रांड्स ऐसी है जिनका 100% लोकलाइजेशन है इंडिया में। तो ये सब ड्रामा होने के बाद में साल 2005 में पाकिस्तान में ऑटो पॉलिसी रिफॉर्म्स लाए गए, जहां पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया गया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखी गई, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को भी ध्यान में रखा गया ताकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी फॉरेन टेक्नोलॉजी को सीख सके। इसके साथ में स्किल्ड वर्क फोर्स को डेवलप करने की कोशिश की और इंडिजिनाइजेशन भी किया कंपोनेंट्स का, बट इसका रिजल्ट क्या आया? नियर टू 0। और फिर इसके बाद में जो हुआ
उससे तो पाकिस्तान की ऑटो मार्केट और पूरी इकोनॉमी की हालत और भी खराब हो गई। साल 2010 से लेकर के साल 2018 के बीच में पाकिस्तान ने इकोनॉमिक क्राइसिस देखा मार्केट में, जहां पर पावर और गैस शॉर्टेज हुई, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ा, जिससे कॉस्ट इंक्रीज हुई, साथ ही साथ में प्रोडक्शन भी डाउन हुई और इन सभी प्लांट्स को जो है 50% कैपेसिटी पर चलाया जा रहा था। वहीं पर 2018 से लेकर के 2020 तक पाकिस्तान की करेंसी का भी काफी डेप्रिसिएशन हुआ और इन्फ्लेशन भी काफी हुई। फॉर एन एग्जाम्पल, पाकिस्तान की करेंसी 105 से 160 पहुंच गई पर यूएस डॉलर, जिसकी वजह से पार्ट्स को इंपोर्ट करना 50 से 70% ज्यादा महंगा हो गया। वहीं पर कार के प्राइसेस डबल हो गए। टोयोटा कोरोला जो कि साल 2018 से पहले 25 लाख की आती थी, वही 50 लाख से ज्यादा हो गई और आज के टाइम पर वो 75 लाख से भी ज्यादा है। सिमिलरली ऐसे ही बाइक्स भी महंगी हो गई। होंडा CD70 जो कि एक टाइम पर 50,000 की थी, आज वो 1,20,000 और उससे भी महंगी पहुंच चुकी है। अब ये सिनेरियो जो है साल 2020 के बाद भी नहीं रुका। पाकिस्तान की करेंसी जो पहले 160 पहुंच गई थी पर यूएस डॉलर, वो आज के टाइम पर 281.51 है, जिसकी वजह से इंपोर्ट जो है हद से ज्यादा महंगे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश हो गई है। एक टाइम पर पाकिस्तान के अंदर में ऑटो लोन 25% से ज्यादा पहुंच गया था इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से फाइनेंस ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो गए थे। वहीं आज के टाइम पर थोड़ा कम होकर के 16% है, जो कि स्टिल काफी हाई है। इंडिया के अंदर आराम से 8 से 9% पर मिल जाता है कोई भी ऑटो लोन। और साल 2022 से साल 2024 के बीच में सुजुकी, होंडा और टोयोटा को अपने प्लांट्स काफी बार बंद करने पड़े बिकॉज ऑफ कार सेल्स जो है काफी ड्रॉप हो गई थी 50% से भी ज्यादा इन साल 2023 के अंदर में। तो चलो अभी ना कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की ऑटो मार्केट ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश की इकोनॉमी खत्म होने वाली है और आज के टाइम पर अभी फिलहाल जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की टेंशन चल रही है, उनके चलते हुए इसका रिजल्ट जो है पाकिस्तान को और ज्यादा भुगतना पड़ेगा और यहाँ से पाकिस्तान के लिए बाहर निकलने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल सामने नहीं है। हालांकि पिछले साल 2024 के अंदर में अगर हम ऑटो मार्केट की ग्रोथ देखते हैं तो वो कहीं 50-60% ज्यादा रही है, बट फिर भी ये आने वाले टाइम में ऊपर नहीं जाने वाली, जिस हिसाब से पाकिस्तान का बिहेवियर है। तो आप सभी के क्या थॉट्स इसके ऊपर कमेंट्स में ड्रॉप जरूर करना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपको ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।